इतिहास के पन्नों में ना अक्सर कुछ ऐसी कहानियां छिप जाती हैं जो अगर सामने आएं तो हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही ऐतिहासिक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे यूनानी राजनयिक की जिसने प्राचीन भारत की यात्रा की, वहां के रहस्यों को समझा, एक बेहद विस्तृत किताब भी लिखी, लेकिन फिर उसके सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहस्यमयी तरीके से एकदम गायब हो गए। आज हम उन्हीं खोए हुए पन्नों और उस भुला दिए गए राजदूत की कहानी को फिर से जोड़ने जा रहे हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इतिहास में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि एक ही समय के दो लोग जो लगभग एक जैसा ही काम करते हैं, उनमें से एक का नाम तो हर किसी की जुबान पर होता है, लेकिन दूसरा पूरी तरह से गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखें तो मेगस्थनीज का नाम लगभग हर कोई जानता है, लेकिन उनके ही उत्तराधिकारी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का एक और भी महत्वपूर्ण और शायद कहीं अधिक सटीक विवरण दिया था, वो पूरी तरह से गायब कैसे हो गए? यही हमारा आज का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया है। इस व्यक्ति का नाम था डायमेकस। सीरिया के सेल्यूकेड शासक अंत्योकस प्रथम ने इस उच्च शिक्षित और बेहद चतुर यूनानी कूटनीतिज्ञ को भारतीय दरबार में अपना दूत बनाकर भेजा था। डायमेकस को इस साधारण यात्री बिल्कुल नहीं था। वो एक ऐसे युग का प्रतिनिधि था जहां ज्ञान और कूटनीति दोनों एक साथ कदम मिला के चलते थे। देखिए, प्राचीन काल में राजदूतों की भूमिका आज के समय से काफी अलग हुआ करती थी। ये राजदूत महज एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाने वाले कोई डाकिया नहीं होते थे, बल्कि वे उच्च कोटि के विद्वान और अत्यंत विश्वसनीय पर्यवेक्षक होते थे। उनका असल काम विदेशी संस्कृतियों, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी राजनीति का बहुत गहराई से विश्लेषण करना होता था। और डायमेकस को भारत भेजा जाना ही ये साबित करता है कि वो उस समय के सबसे कुशाग्र और काबिल लोगों में से एक था। लेकिन अब आप सोचेंगे कि डायमेकस को भारत भेजने की नौबत ही क्यों आई? खैर, इसे समझने के लिए हमें सिकंदर के बाद की दुनिया के उस भू-राजनीतिक माहौल को समझना होगा। सिकंदर महान की मृत्यु के बाद दुनिया में अचानक से एक बहुत बड़ी उथल-पुथल मच गई थी। आइए देखते हैं कि यह सब कैसे बिल्डअप हुआ। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों के बीच बढ़ गया। पश्चिम में सेल्यूकस ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया, जबकि पूर्व में यानी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बेहद शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। शुरुआत में इन दोनों शक्तियों के बीच काफी टकराव हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि भाई युद्ध से बेहतर कूटनीति है। एक ऐतिहासिक संधि हुई और इसी के परिणाम स्वरूप यूनानियों और भारतीयों के बीच गहरे राजनयिक संबंध बने। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अंत्योकस ने डायमेकस को भारत भेजा था। हालांकि ये कूटनीति केवल गंभीर और उबाऊ संधियों तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार की ओर चलते हैं, जहां डायमेकस का असल में आगमन हुआ था। यहां एक ऐसी घटना घटी जो सच में इतिहास के पन्नों में एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती है। सम्राट बिंदुसार और राजा अंत्योकस के बीच केवल एक औपचारिक राजनीतिक रिश्ता नहीं था, वे सच में एक दूसरे को अच्छा मित्र मानते थे। ये हमें दिखाता है कि प्राचीन कूटनीति में भी पर्सनल रैपो और दोस्ती की कितनी अहम भूमिका होती थी। शासक सिर्फ अपनी सेनाओं के बल पर ही नहीं, बल्कि उपहारों और आपसी संवादों के माध्यम से भी जुड़ते थे। इस शाही दोस्ती का सबसे मजेदार किस्सा तब सामने आता है जब मौर्य सम्राट बिंदुसार ने सीरियाई राजा से 3 बहुत ही विशिष्ट चीजें मांगी। उन्होंने क्या मांगा? मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक यूनानी दार्शनिक। जरा सोचिए, एक बेहद शक्तिशाली सम्राट जिसकी सेना में हजारों हाथी हैं, वो एक दूसरे राजा से सूखे अंजीर और एक फिलॉसफर की मांग कर रहा है ना कमाल की बात? और एंटियोकस का जवाब तो और भी गजब था। उन्होंने बड़ा ही कूटनीतिक जवाब दिया कि शराब और अंजीर तो हम खुशी खुशी भेज देंगे, लेकिन यूनानी कानून किसी दार्शनिक को बेचने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता। ये सिर्फ एक चुटकुला नहीं है, ये साबित करता है कि मौर्य और हेलेनिस्टिक साम्राज्यों के बीच लगातार और कितना गहरा सांस्कृतिक संपर्क बना हुआ था। इतनी शानदार शुरुआत और इतने महत्वपूर्ण मिशन के बावजूद इतिहास में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। डायमेकस ने भारत के बारे में जो कुछ भी देखा, गहराई से समझा और लिखा, वो सब कुछ, मतलब सब कुछ, समय की धुंध में खो गया। यहां हमें यह समझना होगा कि खोया हुआ ग्रंथ या लॉस्ट टेक्स्ट आखिर होता क्या है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किताब कभी थी ही नहीं। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके होने के बारे में हमें 100% पक्का पता है, क्योंकि उस युग के अन्य लेखकों ने उस किताब के हवाले दिए हैं। लेकिन मूल किताब की एक भी कॉपी आज हमारे पास नहीं है।
तो असल में डायमेकस का पूरा काम एक ऐसे विशाल पजल की तरह है जिसे हमें बस छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर समझना पड़ता है। अब मजे की बात देखिए, आज हम डायमेकस का नाम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि बाद के कुछ महान ग्रीको रोमन लेखकों ने, जैसे स्ट्रेबो, प्लिनी द एल्डर और एथीनियस ने अपनी किताबों में डायमेकस के काम को कोट किया था। मतलब अगर ये लेखक उसकी किताब से नोट्स नहीं लेते ना, तो शायद आज डायमेकस का नाम हमेशा के लिए मिट चुका होता। इन बचे कुचे टुकड़ों से हमें पता चलता है कि डायमेकस का रिसर्च कितना डीप था। उसने भारत के सामाजिक वर्गों और धार्मिक रीति रिवाजों का बारीकी से अध्ययन किया, जटिल मौर्य प्रशासन को दर्ज किया, ब्राह्मणों, श्रमणों और भारतीय दर्शन में गहरी रुचि ली, और तो और उसने युद्ध वाले हाथियों, अद्भुत वनस्पतियों और भारत की अपार धन संपदा का भी एकदम विस्तार से वर्णन किया था। लेकिन एक सेकंड, इतिहासकारों को इन टुकड़ों का अध्ययन करते समय बहुत संभल कर चलना पड़ता है। प्राचीन यूनानी लेखकों की एक बड़ी अजीब आदत थी, वे कभी-कभी वास्तविक तथ्यों में अपनी कल्पना का तड़का लगा देते थे। मतलब जादुई जीवों या विचित्र कहानियों का जिक्र कर देना। इसलिए डायमेकस के काम को समझते वक्त असली ऐतिहासिक तथ्यों को इन हवाई बातों से अलग करना बेहद जरूरी हो जाता है। अब इस पूरी कहानी में एक तुलना तो लाजमी हो ही जाती है। एक तरफ है मेगास्थनीज, जो इतिहास के सुपरस्टार हैं, और दूसरी तरफ है हमारे शैडो एम्बेसडर डायमेकस। आइए इन दोनों की जरा आमने सामने तुलना करके देखते हैं। तो इस तुलना से सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आती है वो ये है कि मेगास्थनीज इसलिए इतने महान और प्रसिद्ध नहीं हैं क्योंकि उनका मिशन डायमेकस से बहुत ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल नहीं। वे इसलिए मशहूर हैं क्योंकि किस्मत से उनकी किताब इंडिका के हिस्से आज तक बच गए। डायमेकस का काम नष्ट हो गया और उसी के साथ उनकी प्रसिद्धि भी। ये सिर्फ किस्मत का खेल था। खैर, डायमेकस की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के खो जाने की कहानी भर नहीं है। ये हमें प्राचीन भारत के बारे में कुछ ऐसा बताती है जो हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देता है। डायमेकस की भारत में मौजूदगी चीख चीख कर यह प्रमाणित करती है कि प्राचीन मौर्य भारत कोई अलग थलग पड़ा हुआ समाज नहीं था, वो एक ग्लोबल पावर हाउस था। हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। हमारे बीच सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि विचारों और संस्कृति का भी जबरदस्त आदान प्रदान हो रहा था। भारत ने युद्धों से आगे बढ़कर सक्रिय कूटनीति को आकार देने में जो भूमिका निभाई वो वाकई कमाल थी। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर डायमेकस जैसा एक भूला हुआ व्यक्ति दो महान सभ्यताओं के बीच इतने गहरे संवाद का माध्यम बन सकता है, तो इतिहास की इस धूल में ऐसे और कितने विशाल वैश्विक नेटवर्क, कितनी अद्भुत किताबें और कितने राज दबे पड़े होंगे। इतिहास में और कितने ऐसे रहस्य हैं जो बस खोजे जाने के इंतजार में हैं। सोचने वाली बात है ना। अगली बार जब आप इतिहास पढ़ें तो उन कहानियों को भी याद रखिएगा जो शायद कभी लिखी ही नहीं गई। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।